हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा न्यूक्लियाई का टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट जेई के लिए बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरी का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जनरली बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, पता है आप लोगों को। तो आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बने रहिए आपके अपने टीचर के साथ, मनोज गुप्ता। अब शुरू करते हैं, रेडियो एक्टिविटी है क्या। सबसे पहली बात आती है रेडियो एक्टिविटी चीज क्या है, कैसे इसके बारे में पता लगा। तो हमारे पास नेचर में 103 एलिमेंट्स हैं, 103, और इन 103 एलिमेंट्स में जो आइसोटॉप्स हैं सारे मिला के 1500 न्यूक्लियाई हैं। अब इन 1500 न्यूक्लियाई में से कुछ स्टेबल हैं और कुछ अनस्टेबल हैं। स्टेबल की बात करें तो नियरली 208, सॉरी स्टेबल की बात करें तो 280 के आसपास स्टेबल हैं, और बाकी जो बच गए, बाकी देख लो कितने बच गए, 1220, ठीक है ना। ये अनस्टेबल है। तो ये न्यूक्लियाई स्टेबल है, ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है? स्टेबल का मतलब है कोई न्यूक्लियाई है, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। अब ये अपने आप को जनरली चेंज नहीं करेगा, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, अपने आप को चेंज नहीं करेगा। चेंज कैसे करता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, आगे बढ़ेंगे हम। फिलहाल इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आई, ये एचडी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बट ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने आप को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। अभी क्या स्टेबल क्यों नहीं है, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में बात करते हैं कि हमारे पास 1220 के आसपास लगभग 1200 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं, जो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रेडिएशन एमिट करते हैं। क्या करते हैं? एमिट रेडिएशंस। अभी रेडिएशंस क्या होती हैं? कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, इनको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। ये रेडिएशन निकलती हैं, और इन रेडिएशन के निकलने के बाद ये स्टेबल हो सकते हैं। तो स्टेबल है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहते हैं। अनस्टेबल जो है वो स्टेबल होना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो स्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई में जो रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। मेरी बात समझ में आ गई? इसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे आराम से, धीरे धीरे पहले समझते हैं। तो हमने पढ़ा हमारे पास बहुत से न्यूक्लियाई थे 1500, उसमें से नियरली 300 के आसपास स्टेबल हैं, और बाकी जो बच गए वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल जो है वो कुछ रेडिएशंस, कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, और वो एमिट करने के बाद स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। अब बात ये आई कि हमने कहा कुछ पार्टिकल रेडिएशन एमिट करते हैं। कैसे पता लगा कि ये रेडिएशन एमिट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? तो सबसे पहले इसके बारे में बताया हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में, 1896 में बैक्यूरेल ने बताया। उसको कैसे पता लगा? जनरली उसका जो रूम था, उस रूम के अंदर यूरेनियम रखा हुआ था, ठीक है। रात को कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म कर रहा होगा, रखा हुआ था, लाइट वगैरह कमरे के सब बंद, कोई सोर्स नहीं था, ठीक है। और यहाँ कुछ फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी। फोटोग्राफिक प्लेट समझते हो ना, जो फोटोग्राफ वगैरह लेते हैं उस टाइप की, ठीक है। कमरे में लाइट बंद, कुछ नहीं थी, ये भी अपने से पैक था बिल्कुल बॉक्स के अंदर। सुबह उसने आके देखा तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ स्टेन्स थे, धब्बे लगे हुए थे। ये स्पॉट्स कब आएंगे? जब कोई लाइट वगैरह इसके ऊपर इंटरेक्ट करेगी, कुछ होगा। तो उसने देखा कि यहाँ पे सब कुछ बंद था, कोई पार्टिकल, कोई सोर्स नहीं है, लाइट भी बंद है, तो कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसने यूरेनियम के बारे में नहीं सोचा था उसने। नेक्स्ट डे उसने फिर देखा, फिर से ऐसा ही हो रहा था। फिर उसने सोचा कि सब कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जरूर इस यूरेनियम की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। तो एक दिन उसने इसको हटा दिया और फिर देखा तो इसके ऊपर कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ।
तो उसने देखा इसके ऊपर जो स्पॉट्स आ रहे हैं, जो धब्बे आ रहे हैं, वो यूरेनियम की वजह से है। तब उसने कहा कि यूरेनियम जो है वो कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशंस एमिट कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे स्पॉट्स आए। तब उसने पता लगा कि कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद उसने नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो हेनरी बेकवेल ने बताया। उसके बाद मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा आपने, मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड का नाम था पेरी क्यूरी। 1898 में मैडम क्यूरी ने इसके ऊपर रिसर्च की, काम किया, और वो पोलैंड की रहने वाली थी। पोलैंड वेल नोन जगह है, आपने सुना होगा। और उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पता लगाया, उसका नाम इसी के ऊपर रखा गया पोलोनियम, सुना हुआ है ना आपने। और इसके बाद उसने पता लगाया रेडियम का, और रेडियम के बाद आपको पता है इससे क्या बन जाता है, रेडोन, ये तो बन जाता है। रेडियम का पता लगाया उसने, और रेडियम इज 10⁻⁶ टाइम्स मोर एक्टिव देन पोलोनियम। पोलोनियम के कंपेरिजन में रेडियम ज़्यादा एक्टिव। आपने देखा होगा मार्केट में जो आपकी रेडियम की स्टैचू वगैरह मिलती हैं वो सारी रेडियम की बनी होती है, यूरेनियम नहीं होता, वो रेडियम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है, मतलब 10⁻⁶ गुना ज़्यादा एमिट करता है इससे, समझ रहे हो ना। जनरली कोई स्टैचू, अब वो आपने देखा होगा कि हमारे घर की छत होती है, उस पर लगाने के लिए स्टार्स वगैरह होते हैं, सन, मतलब हमारा सोलर सिस्टम टाइप से होता है, रात को लाइट बंद कर देते हैं तो वो ग्लो करता है, तो वो भी रेडियम का ही बना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इनके बारे में स्टार्टिंग की थी यहाँ पे ही क्या बेक्वेल ने, उसके बाद मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी ने इनके ऊपर ये सब बातें बताई। तो यहाँ से इन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, और कुछ पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो इनके बारे में धीरे धीरे पता लगाया, स्टार्टिंग यहाँ से। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने पता लगाया बहुत सारे न्यूक्लियाई के बारे में जो रेडियो एक्टिव है। ठीक है भाई, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई था। अनस्टेबल न्यूक्लियाई कितने होते हैं, नियरली 1200 के आसपास। ये रेडिएशन एमिट करते हैं, तो इनके बारे में किसने पता लगाया, वो भी हमें पता लग गया। इसका मतलब कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं जो रेडिएशंस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। तो अगर हम कहें कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, डिफाइन करो, तो मैं कह सकता हूं इट इज अ प्रोसेस फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं उनके लिए प्रोसेस है। और जनरली आपको बता दूं मैं, Z83 से ज़्यादा है ना, वो न्यूक्लियाई सारे अनस्टेबल है। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, पता है आप लोगों को। तो रेडियो एक्टिविटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके और डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके और डिसइंटीग्रेट होता है स्पॉन्टेनियसली, एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, अपने आप एमिट करता है। दिस प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल कंडीशंस। टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली नीट में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है, टेम्परेचर इतने से इतना कर दिया, बताओ क्या फर्क पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एमिशन हो रहा है वो जैसे हो रहा था वैसे ही होता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। समझ में आ गई बात।
ठीक है भाई। तो हमने पढ़ा कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रेडिएशंस, कुछ चीजें निकालते हैं। वो क्या निकलते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्फा बीटा गामा है क्या, तो इनको निकालने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या हो जाता है, वो भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल इतनी बातें मुझे समझ में आ गई है, ठीक है भाई। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है पता लग गया, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे पता लग गया, एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा है वो न्यूक्लियाई सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये भी पता लग गया, ठीक है भाई। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का ही है, बेसिक चर्चा करेंगे। हमारे अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी है क्या, समझे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन का हमारा काम चल रहा है कि है क्या ये, ठीक है भाई। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई पता लग गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि होता क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, स्टेबल क्यों होते हैं, कैसे। तो इसके लिए हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। स्टेबिलिटी कर्व, आपको पता है एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, इधर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छे से देखना, समझना, इसके ऊपर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि N/P न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बताओ क्या होता है, तो वो सवाल भी बन जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली 1 होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर ना 45 के एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब N और P का रेशियो क्या होगा, 1। तो अगर एटॉमिक नंबर लेस देन 20 है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली 1 होगा, या नियरली 1 होने का मतलब है 1 भी होगा या 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 1 से 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, इसका रेशियो 1 होगा। जैसे मान लो मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम-24, तो हीलियम-24 में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 4 में से 2 माइनस कर दो। कार्बन 612, तो प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं 6, 12 में से 6 घटा दो। नाइट्रोजन 714, तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितने हैं 7 और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी 7। इस तरह से मैं ऑक्सीजन की बात करूं 816, तो प्रोटॉन कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8। तो इनमें क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन 2/2 1, 6/6 1, 7/7 1, 8/8 1। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो सभी के अंदर क्या आ रहा है, सेम। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो सबके अंदर क्या आ रहा है, सेम। इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो सभी में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये नियरली 1 के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है, ठीक है। अब नियरली 1, जैसे सोडियम 1123, तो यहां देखा जाए तो प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 23 - 11 12। तो यहां न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली 1, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं सोडियम के बाद मैग्नीशियम 1224, तो प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 12, ये फिर से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बना गया, ठीक है। इसी टाइप से कैल्शियम 2040, तो यहाँ भी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 आएगा। क्यों, प्रोटॉन्स 20, न्यूट्रॉन भी 40 - 20 20। अरे यार न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, 20/20 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतने की बात कर दूं, मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आपने पता है कि आपने बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाया था, वहां पे 3 शार्प पीक आई थी, मैजिक नंबर भी बोलते हैं इनको। तो शार्प पीक जो आई थी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब इनका प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बराबर है, 1 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर नियरली 1 है या 1 से थोड़ा ज्यादा है तो ये स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल।
स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो नियरली 1 होना चाहिए। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 के लिए, लेकिन कहाँ तक चलेगी देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इधर मैं जाऊँ तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड सो ऑन। इस टाइप से चलता जाएगा। तो नियरली 20, समझ रहे हो मेरी बात? तो नियरली 20 और ये 40 अप्रॉक्स, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियाई होंगे, ये जो मेरे पास न्यूक्लियाई होंगे ये सारे स्टेबल है। इसका मतलब आगे नहीं जा रहा, यहाँ तक स्टेबल है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जस्ट ग्राफ के तौर पे ड्रॉ कर दी, लेकिन ये यहाँ तक सीमित है। यहाँ जितने न्यूक्लियाई होंगे वो सारे स्टेबल है। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। जेड एटॉमिक नंबर अगर 20 या 20 से कम है तो यहाँ पे स्टेबल है, उससे ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। जैसे फॉर आयरन, इतनी बात समझ में आ गई ना। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो चेक कर लो, अगर नियरली 1 आता है तो वो स्टेबल है। ठीक है, आयरन की अगर बात करूँ तो आयरन क्या होता है भाई, 26, 56। प्रोटॉन कितने हैं, 26। न्यूट्रॉन कितने हैं, 56 - 26, 30। ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। 26, 30/26, बात समझ में आ रही है ना। 30/26 नियरली 1 आ रहा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ ज़्यादा आ गया। 26 से कम 26, 4, 1.1, 1.01 नहीं 1.1 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये भी 1 से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ज़्यादा तो है। तो इसका मतलब यहाँ से अनस्टेबिलिटी अराइज होनी शुरू नहीं होती, क्योंकि नियरली 1, मैंने कहा 1 से थोड़ा ज़्यादा। ये नियरली सेम थे, ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, स्टेबल है। बात समझ में आ गई। थोड़ा ज़्यादा चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चलेगा, स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल है। ठीक है, मैंने कहा तो ये चीज़ समझ में आ गई। हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने एग्जाम्पल, ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, ये सब एग्जाम्पल यहाँ सब बराबर थे, ये थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है भाई, अब बात आती है कि नोट कर लेना इन सबको, हमारे पास स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जेड कितना हो स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ देखो, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जेड = 83 फॉर बिस्मथ, और ये 184 से लेकर 224 तक होता है। बिस्मथ जो एलिमेंट है हैज 40 आइसोटॉप्स, Bi83 184 to 224, इतने आइसोटॉप्स है इसके। तो Z83 हमारा जो है ये लास्ट स्टेबल आइसोटॉप है। इसके बाद अनस्टेबल या अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टार्ट हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव सारे होते हैं। तो अगर Z83 से ज़्यादा है तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। ठीक है, अगर Z83 तक है तो स्टेबल है, उससे ज़्यादा है तो अनस्टेबल है, क्योंकि वो 1 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1, ये नियरली 1.1 आया था, तो 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ये अनस्टेबल में आ जाते हैं सारे। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे यूरेनियम है 235, 92, चेक करो 92, 235। तो यहाँ पे हम देखें तो प्रोटॉन्स कितने हैं 92, न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई 235 में से 92 घटाओ, 235, 92, 3 बचा, 9 और 4 13, 143। ठीक है, तो 143, तो 143 डिवाइड बाई 92, इसको सोल्व करेंगे तो 91, 91, 43 और 8, ये 9.5, तो 1.5 आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो 1.5 मैक्सिमम 1.6 तक जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये बातें समझ में आ गई।
4 अनस्टेबल न्यूक्लियाई, n लेस देन 1.6 ग्रेटर देन 1, n 1 से ज़्यादा होगा और 1.6 तक जाएगा मैक्सिमम। जैसे इसका 1.5 आया था यूरेनियम का, उसके बाद तो ग्राफ डिक्रीज होता है, तो ये आता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है भाई, लास्ट हमारा बिस्मथ था जो स्टेबल है। आइसोटोप 40 होते हैं, ये भी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि अगर हम 20 से ज़्यादा जाते हैं, 20 से ज़्यादा जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, देखो इस टाइप से। ये ग्राफ यहाँ से डेविएट होता है और यूँ जाता है। ये लाइन सीधी थी, यहाँ से ये डेविएट हो गई। इसको कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, कुछ बुक्स में, लोग का मतलब इसको ऐसे, और यहाँ हम ऐसे शो कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको शो कर देते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसके ऊपर कुछ न्यूक्लियाई हैं, कुछ नीचे। जो ऊपर है वो स्टेबल होने के लिए इस लाइन पे आ जाएंगे, जो नीचे है वो भी स्टेबल होने के लिए इस लाइन पे आ जाएंगे। जनरली इस लाइन को हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं, देखो सीधा, उसके बाद ये ऐसे, इसमें 3 लाइनें बनाते हैं। ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। तो कुछ पार्टिकल्स एमिट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये पॉजिट्रॉन एमिट करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इसको। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ से हम लोग ये बनाते हैं ऐसे, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये स्टेबल है ए वाली। ठीक है, देखो ऊपर वाला जो है बी, उसका एन ज़्यादा है, इधर देखा जाए तो एन ज़्यादा है बी का, तो वो स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए जनरली आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कन्वर्ट होते हैं। स्टेबिलिटी आएगी कैसे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। तो ऊपर वाले में एन ज़्यादा है, एन ज़्यादा है तो वो एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है वो देखो अब जरा। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 1, मास नंबर 1 होता है, चार्ज नहीं होता इसके ऊपर, तो 0 1। प्रोटॉन पे 1 1। अब यहाँ 1 यहाँ 0, बैलेंस तो होना चाहिए ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मास नंबर 0 होता है, तो 1 0। इसके बाद एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। चलो आगे बढ़ेंगे बीटा डीके में, और एनर्जी निकलती है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे जाके आ जाएगी, आगे जाके पढ़ेंगे हम बीटा डीके में। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो बी वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन करेगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन करके स्टेबल हो जाएगा ए पे आके। ठीक है, सी वाला जो है वो प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा। अब यहाँ 1 यहाँ 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के जितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये कहाँ से आया, आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिनो ये चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होते हैं, बीटा डीके में आए थे, वहाँ पढ़ेंगे हम आगे। फिलहाल मैंने ये कोई काम की चीज़ नहीं, फिलहाल जस्ट समझाने के लिए बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसमें पॉजिट्रॉन निकलता है। तो ये लाइन सीधी 45 पे ये मुड़ जाएगी, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला पॉजिट्रॉन निकाल के यहाँ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब ई प्लस, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव ई प्लस, ये निकाल के यहाँ आ जाएगा, ये निकाल के यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने अब देखा कि स्टेबिलिटी कर्व में 0 से 20 तक अगर Z है तो स्टेबल न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नियरली बराबर है या बराबर है। उसके बाद जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। अगर वो इस लाइन से ऊपर है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होगा, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी में चेंज
हो सकता है। ये सारा किस वजह से हो रहा है? चेंज होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। अब सवाल ये आता है, ये सारी बात समझ में आ गई, अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, सपोज करो मेरे पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन किस में होते हैं? हीलियम में। क्या हुआ? प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और ये दोनों इस न्यूक्लियस से बाहर भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। पता ना बाइंडिंग एनर्जी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियर फोर्स पिछले लेक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखता है। इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो ये न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। आपने पढ़ा हुआ है कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबल न्यूक्लियाई उनके लिए क्या है? उन स्टेबल न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स प्रोटॉन में जो रिपल्सन है वो एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस हो जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उतने ही मैग्नीट्यूड का है जितने मैग्नीट्यूड का रिपल्सिव फोर्स है, और दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए नेट बैलेंस। बैलेंस का मतलब स्टेबल, अनस्टेबिलिटी अराइज नहीं हो रही। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एक प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन न्यूक्लियॉन्स जो होंगे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। बात समझ में आ गई? तो आपस में इधर से इधर से इधर से ये सारा अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर होगा तो स्टेबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई स्टेबिलिटी के लिए। अब बात आती है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी कैसे आई? सपोज करो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव से, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है रिपल्सिव से। सपोज करो अगर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो? प्रोटॉन्स कम है, प्रोटॉन्स कम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। प्रोटॉन्स कम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने से रिपल्सन तो है नहीं, तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा? सारे न्यूक्लियॉन्स पास पास आ जाएंगे, और वो पास पास भी नहीं आने चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा पास नहीं आने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा? Z अगर 20 से ज्यादा है, Z अगर 20 से ज्यादा है तो N इंक्रीजेज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि अट्रैक्शन से वो पास पास आते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कि नेचर में सिमेट्री होती है, नेचर लव सिमेट्री। तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल जब हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है। तो रिपल्सन को बढ़ाएंगे, अट्रैक्शन को कम करेंगे। वो कब होगा? प्रोटॉन जब ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो एक जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, और प्रोटॉन में चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन एक बढ़ गया। प्रोटॉन के ज्यादा होने से रिपल्सन बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो तब तक ही होता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना आ जाएं, जब तक दोनों बराबर ना आ जाएं। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो न्यूट्रॉन अगर ज्यादा है तो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन कम था। अगर मान लो उल्टा हो जाए, मान लो आपको ऐसा हो जाए कि रिपल्सन ज्यादा है, सब प्रोटॉन भागने को हो रहे हैं दूर, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से भागना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ज्यादा है, जिनकी वजह से रिपल्सन ज्यादा है, भागना चाहते हैं, वो प्रोटॉन्स कम होना चाहते हैं। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन निकलेगा, अभी बताया था मैंने। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया, प्रोटॉन कम हो गया तो रिपल्सन कम हो गया, और न्यूट्रॉन आ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया। तो रिपल्सन कम होता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ये तब तक चेंज होते रहेंगे जब तक
दोनों अट्रैक्शन रिपल्सन बैलेंस ना हो जाए। बात समझ में आ गई? तो दोनों बराबर हैं, स्टेबल हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन में चेंज हो जाएंगे, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएंगे और स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री, एवरीथिंग वांट टू हैव स्टेबिलिटी, हर चीज़ स्टेबल रहना चाहती है। समझ ना? पानी भी ऊपर नीचे गिराओगे तो नीचे की तरफ आएगा स्टेबल रहने के लिए ना। +1 में पढ़ा हमने, एक यू शेप ट्यूब है, इधर पानी ज़्यादा इधर पानी कम, छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे दोनों स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना? तो हर चीज़ स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, तो स्टेबिलिटी के लिए अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स बराबर होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं, स्टेबल कुछ नहीं होते। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेडिएशन निकलती हैं, वो रेडिएशन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में निकलती हैं और उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं, प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ तो बताया प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो वो अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा हल्का सा टच देता हूं क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन निकले थे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल बेटा हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, निकाल दिए तो क्या बचे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। दिस इज अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो अल्फा पार्टिकल कब बनेगा? जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे तब अल्फा निकलेगा। अब सवाल ये आता है, भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, इसका मतलब न्यूट्रॉन निकल गया, हम ऐसे कहते हैं। तो ये चारों क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इन चारों के एक साथ निकलने से स्टेबिलिटी जल्दी आती है। एक एक करके निकलेंगे, एनर्जी कम निकलेगी, स्टेबिलिटी कम आएगी। चारों एक साथ निकलते हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी इसलिए चारों मिलकर अल्फा पार्टिकल बनाते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, इसलिए अल्फा एमिशन होता है। मेरी बात समझ में आए? अल्फा डीके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एक अलग से टॉपिक है अल्फा डीके क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन का। आज हमने पढ़ा कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, और कुछ एटम जो अनस्टेबल होते हैं वो क्यों होते हैं और स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती क्या है, क्या चार्ज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।